स्वागत है आपका मिडनाइट टेल्स में। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर एजे। कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो को न देखें। बेहतर अनुभव के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें और इस कहानी को अकेले अंधेरे में देखने की गलती न करें, क्योंकि इसमें डरावने दृश्य और आवाज़ें हो सकती हैं। ये कहानी एक ऐसे पुराने अस्पताल की है जिसे 70 के दशक में एक घने जंगल के बीच बनाया गया था। शहर से करीब 50 मील दूर एक पहाड़ी के ऊपर जीवन रक्षक नाम का ये अस्पताल सालों पहले एक महामारी के दौरान हुई सैकड़ों मौतों के बाद बंद कर दिया गया था। साल 2015 में 4 मेडिकल छात्र आर्यन, कबीर, ईशा और रिया वहां एक प्रोजेक्ट के लिए रात बिताने पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तो अस्पताल की इमारत किसी सोए हुए राक्षस जैसी लग रही थी। दीवारें काली पड़ चुकी थीं और खिड़कियों के टूटे हुए कांच चांदनी रात में किसी खूंखार जानवर के दांतों की तरह चमक रहे थे। उन्होंने अस्पताल के पिछले दरवाजे से अंदर प्रवेश किया। अंदर जाते ही पुरानी दवाइयों और सड़न की एक मिलीजुली गंध ने उनका स्वागत किया। कबीर, जो थोड़ा निडर स्वभाव का था, उसने मजाक में कहा कि यहाँ तो रूहें भी बोर होकर चली गई होंगी। लेकिन जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, गलियारे के दूसरे छोर पर रखा एक पुराना जंग लगा स्ट्रेचर अपने आप चलने लगा और सन्नाटे को चीरता हुआ सीधे दीवार से जा टकराया। सबकी सांसें थम गईं और आर्यन ने टॉर्च जलाई, पर रोशनी उस गहरी धुंध को चीर नहीं पा रही थी। तभी उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के खांसने की आवाज आई। वो एक सूखी और भारी खांसी थी, जैसे कोई अपने फेफड़ों से आखिरी सांसें खींच रहा हो। वे चारों सीढ़ियों की ओर बढ़े, जो लोहे की थीं, और हर कदम पर उनकी आवाज पूरे अस्पताल में गूंज रही थी। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उन्हें एक बोर्ड दिखा, जिस पर धुंधला सा लिखा था, वार्ड नंबर 13। इस वार्ड का दरवाजा भारी जंजीरों से बंधा था, लेकिन जंजीरें अब टूटकर नीचे गिरी हुई थीं। अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वहां कतार से लगे हुए लोहे के बेड जंग खा चुके थे, लेकिन एक बीच वाला बेड पूरी तरह साफ था और उस पर सफेद चादर बिछी थी। ईशा ने जैसे ही उस चादर को छुआ, उसे महसूस हुआ कि वो बर्फ जैसी ठंडी थी। अचानक कमरे का तापमान गिर गया और दीवार पर लगी एक पुरानी घड़ी, जो सालों से बंद थी, अचानक चलने लगी और उसकी सुइयां तेजी से पीछे की तरफ भागते हुए रात के ठीक 12 बजे पर आकर रुक गईं। तभी गलियारे में भारी जूतों के चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। आर्यन ने टॉर्च उस तरफ घुमाई तो उन्हें एक धुंधला सा साया दिखा, जिसने डॉक्टर का कोट पहन रखा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। वहां सिर्फ एक काली धुंध थी। उसके हाथ में एक सर्जिकल चाकू था, जो अंधेरे में चमक रहा था। वो साया उनकी तरफ नहीं बढ़ा, बल्कि उस साफ बेड की तरफ गया और हवा में हाथ हिलाने लगा, जैसे वो किसी का ऑपरेशन कर रहा हो। तभी कबीर की चीख निकल गई, क्योंकि उसने देखा कि उस खाली बेड पर धीरे धीरे रिया की परछाई उभर रही थी, जबकि असली रिया उनके बगल में खड़ी कांप रही थी। बेड पर लेटी वो परछाई दर्द से तड़प रही थी, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। वे सब वहां से नीचे की तरफ भागे, लेकिन सीढ़ियां अब खत्म ही नहीं हो रही थीं। वे जिस भी मंजिल पर पहुंचते, सामने वही वार्ड नंबर 13 का बोर्ड नजर आता। वे एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे थे और रिया रोते हुए कहने लगी कि हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। तभी आर्यन को याद आया कि मुर्दा घर के पास एक छोटा रास्ता है जो बाहर खुलता है। वे बेसमेंट की ओर दौड़े, जहां घुटनों तक पानी भरा हुआ था। अचानक एक ठंडा हाथ पानी से बाहर निकला और उसने कबीर का पैर पकड़ लिया। आर्यन ने उसे खींचकर बचाया, पर उन्होंने देखा कि पानी के नीचे दर्जनों सफेद साए तैर रहे थे। वे उन मरीजों की रूहें थीं जो वहां कभी ठीक नहीं हो पाए थे।
वे मुर्दा घर के उस दरवाजे तक पहुंचे जो बाहर की ओर खुलता था, लेकिन वो अंदर से जाम था। तभी वही बिना चेहरे वाला डॉक्टर उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अपनी उंगली से दीवार की धूल पर लिखा, इलाज अभी बाकी है। आर्यन ने समझ लिया कि ये रूह उनसे कुछ चाहती है। उसने पास पड़े एक पुराने रजिस्टर को उठाया और देखा कि आखिरी पन्ने पर एक मरीज का नाम अधूरा छूटा था। आर्यन ने अपनी जेब से पेन निकाला और कांपते हाथों से वहां अपना नाम लिख दिया। जैसे ही नाम पूरा हुआ, वो डॉक्टर का साया धुएं में बदल गया और दरवाजा अपने आप खुल गया। वे चारों बदहवास होकर जंगल की ओर भागे, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। अस्पताल की इमारत भले ही पीछे छूट गई थी, पर जंगल की खामोशी उससे भी ज्यादा भयानक थी। पेड़ों की टहनियां सूखी और टेढ़ी मेढ़ी थी, जो अंधेरे में ऐसी लग रही थी जैसे कोई लंबे हाथों वाला राक्षस उन्हें पकड़ने के लिए झुका हो। भागते भागते अचानक ईशा का पैर एक जड़ में फंसा और वो गिर पड़ी। जैसे ही आर्यन उसे उठाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि जंगल में हर तरफ छोटे छोटे नीले रंग के प्रकाश टिमटिमा रहे थे। वे जुगनू नहीं थे, बल्कि उन मरीजों की आंखें थीं जो अस्पताल से भागने की कोशिश में इसी जंगल में दम तोड़ चुके थे। हवा में अचानक सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। वे चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर तेज चलने लगे, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि वे जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, वो रास्ता बार बार उन्हें उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास ले आ रहा था, जिस पर पुराने फटे हुए सफेद कपड़े लटके थे। कबीर ने चिल्लाकर कहा कि हम रास्ता भटक चुके हैं। तभी रिया की नजर जमीन पर पड़ी। वहां उनके पैरों के निशानों के साथ साथ एक पांचवें व्यक्ति के पैरों के निशान भी बन रहे थे, चौड़े और गहरे, जैसे कोई भारी चीज उनके बिल्कुल पीछे चल रही हो। तभी रिया को अपनी गर्दन पर किसी की बर्फीली सांसें महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। वही बिना चेहरे वाला डॉक्टर अब उनके पीछे नहीं था, बल्कि पेड़ों की ऊंची टहनियों पर मकड़ी की तरह रेंग रहा था। उसकी सफेद कोट झाड़ियों में फंसकर फट रही थी, लेकिन उसकी रफ्तार अविश्वसनीय थी। अचानक वो डॉक्टर एक झटके के साथ उनके सामने के पेड़ से नीचे कूदा। उसके हाथ में अब वो सर्जिकल चाकू नहीं था, बल्कि उसने एक पुराना और जंग लगा हुआ आरी 100 पकड़ रखा था। उसने हवा में आरी चलाई, जिसकी किरकिराहट ने उनके कान सुन्न कर दिए। चारों दोस्त अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। आर्यन एक घनी झाड़ी के पीछे छिपा ही था कि उसे कबीर की भयानक चीख सुनाई दी। वो दौड़कर वहां पहुंचा तो देखा कि कबीर एक दलदल जैसी जमीन में धंस रहा था, लेकिन वो दलदल मिट्टी का नहीं था। वो अनगिनत इंसानी हड्डियों और कंकालों से भरा हुआ एक गड्ढा था। कबीर को नीचे से कई अदृश्य हाथ खींच रहे थे। आर्यन और ईशा ने मिलकर कबीर को बाहर निकाला, लेकिन कबीर के पैरों पर नीले रंग के उंगलियों के निशान छप चुके थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल में घना कोहरा छा गया। कोहरे के बीच से उन्हें वही वार्ड नंबर 13 के बेड दिखने लगे, जो अब पेड़ों के बीच कतार से लगे हुए थे। हर बेड पर एक आकृति लेटी हुई थी, जो सफेद चादर से ढकी थी। अचानक वे सारी आकृतियां एक साथ उठकर बैठने लगी। उनके बीच से वही डॉक्टर निकला और इस बार उसने अपनी गर्दन को पूरी तरह पीछे घुमा लिया। वो एक ऐसी भाषा में कुछ बुदबुदाने लगा जो इंसानी नहीं थी। जंगल की जमीन कांपने लगी और पेड़ों से खून जैसा लाल तरल पदार्थ रिसने लगा। वे चारों अपनी आखिरी ताकत समेटकर उस दिशा में भागे जहां से उन्हें कुत्ते के भौंकने की हल्की आवाज आ रही थी। भागते भागते रिया का हाथ किसी ठंडी चीज से टकराया। उसने देखा कि वो एक पुरानी कब्र थी, जिस पर पत्थर से लिखा था, यहाँ वो डॉक्टर दफन है जिसने इलाज के नाम पर शिकार किया था,
जैसे ही उन्होंने उस कब्र को पार किया, कोहरा छंटने लगा और उन्हें दूर सड़क की हेडलाइट्स दिखाई दी। वे सड़क पर पहुंचकर एक ट्रक के सामने गिर पड़े। ड्राइवर ने उन्हें बचाया, लेकिन जब ट्रक आगे बढ़ा तो आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। जंगल के किनारे वही डॉक्टर खड़ा था और उसके हाथ में वही रजिस्टर था जिस पर आर्यन ने अपना नाम लिखा था। वो डॉक्टर आर्यन की ओर देखकर अपना हाथ हिला रहा था, जैसे वो कह रहा हो कि इलाज अभी अधूरा है, तुम वापस जरूर आओगे। ट्रक ड्राइवर अचानक ट्रक को वापस जंगल की ओर ले जाने लगा। आर्यन ने घबराकर उससे पूछा, आप ये ट्रक कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन ड्राइवर ने कुछ नहीं बोला। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक किसी अदृश्य शक्ति के वश में हो गया हो। ट्रक धीरे धीरे उसी डरावने जंगल की गहराई में बढ़ने लगा और एक सुनसान जगह पर जाकर रुक गया। इंजन एक तेज गड़गड़ाहट के साथ बंद हो गया। आर्यन ने गुस्से और डर में ड्राइवर को झकझोरा और चिल्लाकर पूछा, ये कहाँ ले आए हमें? तभी ड्राइवर आर्यन की तरफ मुड़ा। आर्यन ने जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। उस ड्राइवर का चेहरा नीला पड़ चुका था और आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। ड्राइवर अपनी सीट से उठा और कान फाड़ देने वाली आवाज में चिल्लाया। वो आवाज ऐसी थी जैसे एक साथ कई लोग मिलकर चिल्ला रहे हों। वे चारों दहशत में ट्रक से नीचे उतरे और घने जंगल की ओर भागने लगे। लेकिन इस बार जंगल पहले से कहीं ज्यादा बदल चुका था। पीछे मुड़कर देखा तो वो ट्रक अचानक एक पुरानी जंग लगी एम्बुलेंस में तब्दील हो चुका था, जिसके ऊपर की लाल लाइट मध्यम मध्यम जल बुझ रही थी। वो नीला पड़ चुका ड्राइवर अब रेंगते हुए एम्बुलेंस से बाहर निकला और उसकी हड्डियां चटकने की आवाजें पूरे सन्नाटे में गूंजने लगी। वे अभी कुछ ही दूर भागे थे कि ईशा अचानक रुक गई। उसका शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया था। जब आर्यन ने उसे हिलाया तो ईशा का गला अपने आप 180 डिग्री घूम गया और उसके मुंह से वही भारी सूखी खांसी निकलने लगी जो उन्होंने वार्ड नंबर 13 में सुनी थी। ईशा की आंखों से खून के आंसू बहने लगे और उसने हवा में हाथ उठाकर एक दिशा की ओर इशारा किया। वहां झाड़ियों के पीछे से वही पुराना सफेद बेड धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ उनकी ओर आने लगा। कबीर और रिया डर के मारे दूसरी दिशा में भागे, लेकिन वहां पेड़ों की जगह इंसानी हाथ जमीन से उगे हुए थे जो उनके पैरों को जकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अचानक जंगल की जमीन फटने लगी और उसमें से वही बिना चेहरे वाला डॉक्टर निकला। इस बार उसके हाथ में एक बड़ा सा लोहे का हुक था। उसने वो हुक हवा में उछाला और वो कबीर के कंधे में जा धंसा। कबीर की चीख पूरे जंगल में गूंजी, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। वो डॉक्टर कबीर को घसीटते हुए उस तैरते हुए बेड की ओर ले जाने लगा। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर एक पत्थर उठाया और डॉक्टर पर फेंका, लेकिन पत्थर डॉक्टर के शरीर के आर पार निकल गया, जैसे वो सिर्फ एक धुआं हो। तभी वो नीला ड्राइवर और ईशा, जिसके शरीर पर अब उस रूह का कब्जा था, दोनों ने आर्यन और रिया को घेर लिया। ड्राइवर के मुंह से कई लोगों की मिलीजुली आवाजें आ रही थीं। पंजीकरण पूरा हो चुका है, अब ऑपरेशन का समय है। अचानक पूरे जंगल में हजारों ऑपरेशन थिएटर की लाइटें एक साथ जल उठी। पेड़ों के बीच से बिजली के झटके लगने जैसी आवाजें आने लगी। आर्यन ने देखा कि रिया का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होने लगा है। उसके अंदर के अंग और हड्डियां साफ दिखने लगी थीं, जैसे कोई उसका एक्सरे कर रहा हो। रिया दर्द से तड़प रही थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उसके शरीर को चीर रही है। तभी वही रजिस्टर आर्यन के पैरों के पास आकर गिरा।
आर्यन ने देखा कि उस पर अब सिर्फ उसका नाम नहीं था, बल्कि उसके तीनों दोस्तों के नाम भी खून से लिखे जा चुके थे। रजिस्टर के पन्ने अपने आप पलटने लगे और उनमें से उन सभी मरीजों की तस्वीरें निकलने लगीं जो कभी उस अस्पताल से वापस नहीं आए थे। आखिरी पन्ने पर उन चारों की एक साथ फोटो छपी थी, जिसमें उनके चेहरों पर खौफनाक मुस्कान थी और उनकी आंखें गायब थीं। जैसे ही वो डॉक्टर कबीर को बेड पर लेटाकर अपना आरी उठाने लगा, जंगल का कोहरा इतना घना हो गया कि आर्यन को अपना हाथ भी दिखना बंद हो गया। उसे सिर्फ कबीर की आखिरी चीख और हड्डियों के कटने की आवाज सुनाई दी। आर्यन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और प्रार्थना करने लगा, लेकिन तभी उसे अपने कान के पास वही ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। प्रार्थना से बीमारी नहीं जाती बेटा, सर्जरी तो करानी ही पड़ेगी। आर्यन ने जैसे ही आंखें खोलीं, उसने देखा कि वो जंगल में नहीं, बल्कि उसी वार्ड नंबर 13 के उसी साफ बेड पर लेटा हुआ है। उसके हाथ पांव लोहे की जंजीरों से बंधे थे। सामने वही नीला ड्राइवर और बिना चेहरे वाला डॉक्टर खड़े थे। ड्राइवर ने एक पुराना एनेस्थीसिया का मास्क आर्यन के मुंह पर रखा और डॉक्टर ने अपनी आरी चालू की। आर्यन की चीख गले में ही दब गई, क्योंकि अब वो उस अस्पताल का स्थायी मरीज बन चुका था। अगली सुबह वो जंगल फिर से शांत था। सड़क के किनारे वो ट्रक खड़ा था, लेकिन ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था। ट्रक के अंदर सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज के आई कार्ड पड़े थे, जिन पर खून के छींटे थे। उस जंगल के गहरे सन्नाटे में आज भी 4 अलग अलग आवाजों में एक ही खांसी सुनाई देती है, जो राहगीरों को चेतावनी देती है कि यहाँ इलाज कभी खत्म नहीं हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और मिडनाइट टेल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। और अगली कहानी कौन से विषय पर लाऊं, ये कमेंट में ज़रूर बताएं।